गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने भक्तिन जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित संस्मरणात्मक लेख था उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम लोग जो हमारा जो दूसरा लेसन है, आरोह पुस्तक का जो दूसरा लेसन है यानी गद्य खंड का जो दूसरा लेसन है, बाजार दर्शन, इस पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग सबसे पहले बाजार दर्शन के जो लेखक हैं, इस वैचारिक निबंध के जो लेखक हैं, इनका हम लोग जीवन परिचय सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ये जो चित्र है ये जैनेन्द्र कुमार जी का चित्र है। इन्होंने ही बाजार दर्शन जैसे विचारात्मक निबंध की रचना की है। तो आइए हम सबसे पहले जैनेन्द्र कुमार जी का जो जीवन परिचय है, उनका जीवन परिचय जो है हम उनका अध्ययन करते हैं। इनका जीवन परिचय आपके बुक में दिया हुआ है, आपको PDF स्कूल द्वारा प्रोवाइड की गई है। इसके साथ साथ आप चाहें तो नेट से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम इसी क्रम में देखते हैं। जैनेन्द्र कुमार, यह आपके लेसन 12 लिखा हुआ है, लेकिन यह गद्य खंड, चूँकि गद्य खंड का है तो ये दूसरा लेसन है। जैनेन्द्र कुमार जी जो हैं, इनका जन्म 2 जनवरी सन 1905 ईस्वी, इसमें केवल जो है सन दिया हुआ है, तो अब इसके आगे ऐड कर सकते हैं कि इनका जन्म जो है 2 जनवरी सन 1905 अलीगढ़ के ये जो उत्तर प्रदेश में है, अलीगढ़ के कौड़ियागंज नामक गांव में हुआ था। इनका जो बचपन का नाम था, इनका बचपन का नाम आनंदी लाल था। जैनेन्द्र कुमार को प्रमुख रूप से उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में याद किया जाता है। इन्हें साहित्य के विचारक के रूप में प्रमुखता से जो है ख्याति मिली हुई है। उनकी प्रसिद्धि जो है वो एक साहित्य के विचारक के रूप में इन्होंने अपने विचारों को जो है साहित्य के क्षेत्र में अभिव्यक्त किया है। ये हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हिंदी उपन्यास के इतिहास में, जो हिंदी का जो उपन्यास का इतिहास है उसमें मनोविश्लेषणात्मक, मन का जो विश्लेषण करते हैं, साइकोलॉजिकल रूप से जो एनालिसिस करते हैं, उस परंपरा के प्रवर्तक के रूप में इन्हें जाना जाता है। और जो इनका निधन जो है वो देखिएगा, इनका निधन अलग अलग बुक में अलग, इसमें 1990 दिया हुआ, कहीं कहीं बुक में इनका निधन जो है, इनका निधन का जो वास्तविक डेट है वो 24 दिसंबर 1988 को हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये सभी जो हैं ये इनके उपन्यास का अर्थ होता है नॉवेल। नॉवेल आप लोग पढ़ते होंगे, इंग्लिश में भी, इंग्लिश लिटरेचर में भी मिलता है और हिंदी साहित्य में भी। तो प्रेमचंद जिस प्रकार कहानी के क्षेत्र में माने जाते हैं, उसी तरह से इनका कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में माने जाते हैं। उसी तरह जैनेन्द्र जी की भी बहुत ही ख्याति है। वातायन, एक रात, 2 चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये सभी कहानी संग्रह हैं। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्योदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये सभी क्या है, विचार प्रधान निबंध हैं। कुछ निबंध क्या होते हैं, भावना प्रधान होते हैं, कुछ विचार प्रधान होते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग जो निबंध का भी जो प्रकार होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। जो हमारे सिलेबस में जो दूसरा लेसन दिया हुआ है बाजार दर्शन, वह भी एक विचार प्रधान जो है निबंध है, संग्रह है।
इनका जो प्रमुख पुरस्कार इनको जो प्राप्त हुआ, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आइए अब हम देखते हैं इन्होंने अपने विचार किस प्रकार स्पष्ट किए हैं। यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है। लेखक ने कहा क्या, यथार्थ माने एट प्रेजेंट, जो आपके सामने परिस्थिति चल रही है, और जो व्यक्ति उसी को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर, मतलब जो व्यक्ति यह मान लेता है कि यही जो आज के समय में मेरे समक्ष जो परिस्थिति है यही परिस्थिति सदा सर्वदा बनी रहेगी और इसमें किसी प्रकार की कोई भी परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है, जो व्यक्ति ऐसी धारणा मानकर अपने को विवश मान बैठ जाते हैं, कहते कि अब हम क्या कर सकते हैं, यानी परिस्थिति के आगे जो व्यक्ति घुटने टेक देते हैं वास्तव में वह तो असमर्थ हैं। इनका कथन है, वास्तव में उनको असमर्थ कहते, वो करने योग्य नहीं होते। और इसके विपरीत, पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए हैं, यथार्थ तो आपके सामने है ही, और भविष्य जहाँ तक हम अभी पहुँचे नहीं हैं, तो जो व्यक्ति स्वप्न की कल्पना के माध्यम से सत्य के खोज, सत्य का दर्शन प्राप्त कर लेता है, और वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है, यह हमारे सामने प्रश्न करते हैं कि जो व्यक्ति यह मान लेता है कि हमारे सामने अभी तो एक सुनहरा भविष्य हमारा इंतज़ार कर रहा है, यानी हमें जीवन में सकारात्मक अभिवृत्ति अपनानी चाहिए। हमें जो वर्तमान परिस्थिति है, उस वर्तमान परिस्थिति, यद्यपि वह वर्तमान परिस्थिति हमारे अनुकूल ना हो, फिर भी हमें उस वर्तमान परिस्थिति के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए और हमें निरंतर जो है उत्साहित होकर के एक अच्छे समाज की और एक अच्छे उद्देश्य की कल्पना करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसमें अभिप्राय यह है कि जिसने जीवन में सत्य का दर्शन कर लिया, जिसने जीवन में यथार्थ को जी लिया, जिसने सोच लिया कि मेरी दुनिया बहुत ही अच्छी है, तो वो कभी यथार्थ जो एट प्रेजेंट है उसमें चाहे लाख बाधाएं आएँ, कितनी भी परिस्थितियां विकट क्यों ना हो, वो कभी उन परिस्थितियों के आगे निरुत्साहित नहीं हो सकता। तो यह जो है, यह जैनेन्द्र जी द्वारा कथन है। हिंदी में प्रेमचंद्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेन्द्र कुमार का अवदान का मतलब होता है योगदान, बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण। ये दो शब्द आप जाने, व्यापक मतलब कि इसका विस्तार है और वैविध्यपूर्ण मतलब कि विविधता है, मनोविश्लेषणात्मक भी है, विचारात्मक भी है, भावनात्मक भी है, सो विविधता है। अपने उपन्यास और कहानियों के माध्यम से इन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। इनके जो प्रमुख रूप से परख, सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। यह जो त्यागपत्र है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। अक्सर कॉम्पिटिटिव लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं कि त्यागपत्र जो है वो किसके द्वारा रचित उपन्यास है, या किस सन में इसकी रचना की गई थी, या जो त्यागपत्र है वो किस विधा की रचना है। तो इस पे आधारित कई तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परख और सुनीता, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। कालजयी मतलब काल पर जिसने विजय प्राप्त कर ली हो, उसे कहते हैं कालजयी।
कथाकार होने के साथ साथ जैनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही है। इन्हें कथाकार के रूप में ख्याति मिली है, साथ ही साथ एक गंभीर चिंतक के रूप में। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में इन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। कि इन्होंने बहुत ही सरल भाषा में अनौपचारिक सी दिखने वाली, मतलब जो औपचारिक नहीं है वो अनौपचारिक सी दिखने वाली बातों को बहुत ही सरल सहज शब्दों में उन्होंने स्पष्ट किया है। अपने गांधीवादी चिंतन दृष्टि के का जितना सुष्ठु एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं वह अन्यत्र दुर्लभ है, और इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है। गांधीवाद के संदर्भ में जो आप बाजार दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने भगत जी का जिक्र किया है कि गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी चिंतन मतलब समाज जो है, हमें केवल जितनी आवश्यकता है बस हमें उतनी ही वस्तुओं का उपभोग करना है, उतनी ही वस्तुओं का हमें संचय करना, और सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, नश्वर है या बेकार हैं। तो जो गांधी जी के विचार थे सिंपल लिविंग और हायर थिंकिंग, इसी को उन्होंने अपनी रचना में स्पष्ट रूप से समावेशित किया है, और इस बात का सबूत पेश करता है गांधीवादी को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम का मतलब हृदय में बसाना, उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से गांधीवादी विचारधारा का जो है समन्वय या समावेश जो है उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आइए इसमें थोड़ा सा बाजार दर्शन के विषय में दिया हुआ है तो हम इसको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य या सारांश बताएंगे तो उसमें हम इसको स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। बाजार दर्शन जैनेंद्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है। जैसे आपको पता है यह निबंध विधा की रचना है जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। मतलब इसमें वैचारिकता भी देखने को मिलेगा और साथ साथ साहित्य का सुलभ लालित्य, मतलब अच्छे ढंग से अच्छे भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने विचार को व्यक्त किया है। हिंदी में उपभोक्तावाद, उपभोक्ता मतलब जो वस्तुओं का उपभोग करे, और बाज़ारवाद मतलब जो बाज़ार को बढ़ावा देता है, यानी अर्थशास्त्री या जो भी शॉपकीपर जो भी दुकान इत्यादि चलाते हैं उन लोगों के संदर्भ में। पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले शुरू हुई, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेंद्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। मतलब आज जो है अर्थशास्त्र को इकोनॉमी को इतना महत्ता दी जा रही है, लेकिन बहुत साल पहले ही इन्होंने इस चीज़ को अपने लेख के माध्यम से अभिव्यक्त कर दिया था। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक समझकर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकती है। इस मूल भाव को जैनेंद्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है। मतलब कहने का मतलब ये जो पूरे बाजार दर्शन का यही एक दर्शन है। मूल भाव जो है वो यही है कि जो लोग बाज़ार में अपनी आवश्यकताओं को समझते हैं और जाते हैं तो वो बाज़ार को सार्थकता प्रदान करते हैं और अपना जीवन भी आनंदमय बनाते हैं। अन्यथा समाज में ईर्ष्या, द्वेष और तृष्णा जैसी भावनाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। इसी को उन्होंने विभिन्न प्रकार से हमारे सामने स्पष्ट किया है। कहीं दार्शनिक अंदाज में इन्होंने स्पष्ट किया अपनी इस बात को, कहीं उन्होंने दार्शनिक अंदाज में, तो कहीं पे किस्सागो का अर्थ होता है
कहानी की भांति। इसमें कहानी का भी समावेश है। इसी तरह से इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। कहते हैं कि समाज में जो लोग केवल बाजार का पोषण करते हैं, बाजार का केवल एक उद्देश्य अपने ग्राहकों को लूटना, उन्हें विकल बनाना, उनका मानसिक शोषण करना है, ऐसा अर्थशास्त्र जो है अनीति शास्त्र है, मतलब नियम के विरुद्ध है। तो यह इस प्रकार जो है ये जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय है। इनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम ऑनलाइन LFS जो गीडा का ऑनलाइन पोर्टल उस पर हम आप लोग को दे देंगे। सो आप होमवर्क के रूप में इनका जो जीवन परिचय है वो कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिख करके याद करेंगे और इनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों का संकलन आप अलग से करेंगे। धन्यवाद।